चलो ठीक। तो इसमें है क्या पढ़ना हमको, काइनेमेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स है क्या, तो स्टडी ऑफ मोशन, सिर्फ मोशन का स्टडी करना है, ये नहीं देखना है कि वो किसके कारण आया है, उसका काउज क्या है वो नहीं देखना, हमको सिर्फ क्या जानना है कि स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, आपका एक होता था स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, दोनों मिलकर क्या बनता था, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक्चुअली बेसिकली स्टडी है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का। स्टैटिक्स मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, डायनेमिक्स जब ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में हो। इन दोनों का जब हम स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स। अब जरा देखिए, काइनेमेटिक्स में जो हम पहला चीज़ पढ़ते हैं वो है आपका रिफरेंस फ्रेम। रिफरेंस फ्रेम नाम से पता चला जो रिफरेंस दे रहा हो किसी का, यानी कहने का मतलब जो किसी एक चीज के बारे में बताए, यानी हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर जहां हो, क्योंकि हम ही तो बताएंगे किसी के बारे में। जैसे अगर तुम बस के अंदर हो और बस के बाहर वालों के लिए अगर रिस्पेक्ट में देखो तो तुम मोशन में हो, तो वो बस के बाहर वाले तुम्हारे लिए क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम। अगर हम मून के रिस्पेक्ट में देखें तो हम लोग सब मोशन में, तो मून हमारे लिए क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम। तो ऑब्जर्वर जहां है उसको कहते हैं रिफरेंस फ्रेम। ट्राइजेक्ट्री, इसके बाद आता है ट्राइजेक्ट्री। कहता क्या है कि जिस पाथ पर हम लोग ट्रैवल करते हैं, जिस पाथ पर हम लोग ट्रैवल करते हैं उस पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइजेक्ट्री, और उसके इक्वेशन को क्या कहते हैं, ट्राइजेक्ट्री इक्वेशन। और याद रखिएगा बेसिकली वो जो भी इक्वेशन रहता है वो y का फंक्शन रहता है x के फॉर्म में। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि x का फंक्शन y के फॉर्म में, लेकिन हम लोग जनरली y का फंक्शन देखते हैं किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, y का फंक्शन किसके फॉर्म में है, यहाँ साइन x के फॉर्म में। मान लो y का फंक्शन रहता तुम्हारा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो ऐसा बनता। मान लो y का फंक्शन रहता है cos x के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला ऐसा बनता डायग्राम। तो y का फंक्शन y किसके फॉर्म में रहना चाहिए, x के फॉर्म में। लेकिन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कभी कभी होता क्या हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा हो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा हो और वो किसी पॉइंट पार्टिकुलर पॉइंट P पे पहुंच गया, जहां पे ये आपका y है और ये x है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है मेरा x y है, तो उसको हम लोग एक्स वाई का क्या होता क्या है, कैसे उसका हम निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई जो है वो दो तरह से दिया जाता है, वो टी के फॉर्म में, यानी एक्स जो है एक्स भी दिया रहेगा आपको एफ टी, और वाई भी दिया हुआ रहेगा, चलो इसको जी टी कर लेते हैं, दो अलग अलग फंक्शन। तो एक्स एक अलग फंक्शन के फॉर्म में और वाई एक अलग फंक्शन के फॉर्म में है टी के रिस्पेक्ट में। आपको करना क्या होगा, आप x और y दोनों से t इलिमिनेट करेंगे, x और y दोनों से क्या करेंगे, t इलिमिनेट करेंगे, ठीक है। और जब t इलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, हमको y और x के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, उस ट्राइजेक्ट्री का इक्वेशन। जैसे यहां भी देखिए हमने बोला कि दो ही तरह से हो सकता है, एक पहला ये हो गया कि डायरेक्ट गिवन हो, दूसरा ये हो सकता है कि r एक इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट हमने p लिया था इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r पोजीशन वेक्टर किसके फॉर्म में रहेगा, एक्स आई और वाई जे, है ना। हमने कल वेक्टर में लिखाया भी है कि अगर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हो तो उसके पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के। तो यहाँ हमने दो ही लिया है, चलो मान को चलो कि अगर 3 डायमेंशन मोशन रहता, अभी मोशन इन 1 डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स 1 है हमारा, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में लिए हैं तो सिर्फ एक्स और वाई के फॉर्म में है, तो इसमें क्या है कि दोनों टी के फंक्शन के रूप में रहेगा, एक्स वी और वाई वी, ठीक है। एक्स और वाई दोनों किसके फॉर्म में रहेगा, टी के फॉर्म में, और उस दोनों से हमको करना क्या होगा, टी को एलिमिनेट करना होगा। ये तो हो गया इसकी बात। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो कहता है कि डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो यहां पे 2 पॉइंट हमारा ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, और R1 R2 और R3 3 रूट दिया गया है, R1 R2 और R3 3 रूट दिया गया है। इसमें से R2 मेरा क्या है, शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है। R1 और R3 क्या है, उससे लिटिल बिट अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि R1 R2 R3 तीनों क्या है हमारा डिस्टेंस, लेकिन R2 क्या कहलाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हम लिखे थे कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज और कुछ नोट कर लीजिएंगे इसके बारे में हम लोग, जैसे और कुछ इसके बारे में भी जान जाएंगे, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तब हम लोग इधर आगे चलेंगे। पहला कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव तीनों हो सकता है ना। डायरेक्शन की बात है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन की बात है ना, वो डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मान लो अगर हम 10 मीटर ईस्ट गए, तो 10 मीटर ईस्ट गए, मान लो इस तरह से 10 मीटर अगर हम ईस्ट की तरफ गए तो ये हो जाएगा 10 आई कैप। अब मान लो हम वहां से फिर 10 किलोमीटर, 10 मीटर ही वेस्ट की तरफ गए, तो 10 मीटर फिर अगर हम वेस्ट की तरफ आएंगे, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट की तरफ आएंगे तो फिर 10 मीटर अगर हम वेस्ट की तरफ आते हैं इसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तो जीरो हो गया हमारा, जितना गए उतना आए, यानी मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जीरो। लेकिन अगर मान लो हम 10 की जगह 20 चल गए होते तो अब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, -10 हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि इस तरफ हम लोग आई को पॉजिटिव लेते हैं और ऐसे भी एक्स का इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या हो जाता है आपका एक्स निगेटिव होता है। तो उस हिसाब से भी अगर हम इसको समझें तो ये रिजल्ट जो है 10 मीटर और तुम चलोगे 20 मीटर, तो 10 मीटर आई कैप -20 मीटर आई कैप -10 मीटर आई कैप। क्लियर है। हाँ, तो भी हम जो बोल रहे थे वो कि इस पे भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोले थे हम, क्या कि एलिमिनेट करते हैं हम लोग टी को। देखो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं टी को, वो भी समझ लो, क्या है कि इस पूरे को खत्म करके ही आगे चला जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल है, एकदम सिंपल, ठीक है। आगे हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे इसमें। जैसे मान लो x दिया हुआ है 2 sin 3t, चलो r ही लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ऐसे दोनों से समझ में आ जाएगा एक साथ। और प्लस लिया हुआ है 3 cos 3t j कैप। अगर तुम यहां ध्यान से देखोगे x और y दोनों है तुम्हारे पास, है ना। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये x और y, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 sin 3t और y का वैल्यू कितना हो गया 3 cos 3t। अब अगर तुमको एलिमिनेट करना है t को, तो इस वाले में तो इजी है। क्या इजी है इस वाले में, इस वाले में इजी ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का जो हम पढ़े हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलो उसको यूज करेंगे। x/2 क्या हो जाएगा sin 3t, y/3 क्या हो जाएगा cos 3t। तो sin स्क्वायर 3t प्लस cos स्क्वायर 3t कितना हो जाएगा आपका x² प्लस y² और इसी को तो हम 1 कहते हैं, x² प्लस y²। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस इक्वेशन को आप समझ गए होंगे, जो मैथ्स से पढ़े हैं वो भी जानते हैं, जो बायो से पढ़े उनको भी मैथ्स में बताया गया है बेसिक के मैथ्स फिजिक्स में, कि ये एलिप्स का इक्वेशन है ना, एलिप्स का इक्वेशन है। क्लियर। तो बताया जा सकता है इसको देख के, इस टाइप का क्वेश्चन आपका दिया जा सकता है। किसके बेसिस पे, ट्राइजेक्टरी के बेसिस पे। ट्राइजेक्टरी समझ गए हम लोग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए। डिस्टेंस क्या होता है, बड़ा और बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है ना। अब जैसे देखो यहां पर हमको डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है ए से बी के बीच का, ठीक है, ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अगर हम देखें यहां पर ध्यान से, तो हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर है, एक ए का और एक बी का। दो पोजीशन वेक्टर है ना, एक ए का है और एक क्या है बी का पोजीशन वेक्टर है। देख लो जल्दी से। तो ओ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ठीक है। और ओ बी क्या हो जाएगा आपका x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप।
अगर हमको यहाँ से ए बी निकालना होगा तो आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अप्लाई करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जा रहा है हमको, जहाँ पे एक खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू, एक ऑर्डर में। तो इस हिसाब से मेरा ए बी आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, तो वही देखो लिखे हैं ओ बी माइनस ओ ए, एक्स टू माइनस एक्स वन आई बाई टू माइनस वाई वन जे और जेड टू माइनस जेड वन के। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिया रहे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। स्पीड क्या होता है, तो रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के रेट चेंज को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के रेट चेंज को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो जैसे आप देख रहे थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिस्टेंस बड़ा था, बराबर था, तो वैसे ही यहां भी रहेगा। लेकिन ये स्पीड जो है, और यही चीज हमने यहां भी लिखे हैं, एवरेज स्पीड इज ग्रेट, और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो लिए हैं वो ग्रेटर देन 1। देखो कैसे, पहले समझ लेते हैं इस चीज को। हाँ, तो पहले ये तो मालूम है कि डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, तो रेट चेंज लेंगे तो ऑब्वियस है कि रेट चेंज किसका, डिस्टेंस का ज़्यादा आएगा, और डिस्प्लेसमेंट वाले का क्या आएगा, कम आएगा। अब देखो यहाँ पे आता है इंस्टैंटेनियस स्पीड और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस स्पीड है क्या, तो इंस्टैंटेनियस स्पीड डिस्टेंस का रेट चेंज है एक पॉइंट पे, और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का। तो जब पार्टिकुलर इंस्टेंट पर तुम लोगे, बात समझ ध्यान से, जब पार्टिकुलर इंस्टेंट पर लोगे तो पूरे डिस्टेंस को तो नहीं ले रहे हो, तो बहुत छोटा चेंज अपने आप में डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता है। समझ रहे बात को, बहुत छोटा चेंज, एकदम मान लो एकदम इनफाइनेटली स्मॉल, मान लो इतना बड़ा है, ये कर्व है बहुत सारा, इसका एकदम छोटा सा चेंज लिए हैं, तो ये ऑलमोस्ट क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो हम इससे ये चीज जाने कि डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज ले, है ना, इंस्टेंट पे, या डिस्टेंस का रेट चेंज ले, फर्क पड़ेगा मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसका आएगा, डायरेक्शन का। देखो यही चीज लिखे हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द इंस्टैंटेनियस स्पीड, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद जानते हैं एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड होता क्या है, तो एवरेज स्पीड है क्या, तो रेट चेंज ऑफ टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, रेट चेंज ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। देखो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये क्या है मेरा, टोटल टाइम। वैसे ही ये क्या है मेरा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक और तरीका, आप v को इंटीग्रेट कर दो, आगे हमको मिलेगा, आगे हम पहुंचेंगे उस चीज पे, या आप ऐसे यहां पे भी देख सकते हो। देखो v इक्वल्स क्या है, dr अपॉन dt है, तो अगर हमको dr निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट से हमको r निकालना हो, तो dr क्या हो जाएगा आपका, v dt का इंटीग्रेशन माने v dt, और आप जब यहां से r निकालना चाहोगे, dr को इंटीग्रेट करोगे तो r1 से r2 तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वैसे ही v dt का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, t1 से t2 तक। क्लियर है, तो वही हम क्या लिखे थे, विथ बाउंड्रीज। जब हम v को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाउंड्री के साथ इंटीग्रेट करेंगे। मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका, और रिलेशन क्या है कि एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा होता है किसके रिस्पेक्ट में, एवरेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, अब आते हैं हम लोग आगे। देखो यहां पे एक दो रिलेशन लिखवाए हैं हम। वो रिलेशन क्या है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हो, दो पॉइंट मतलब कि ए और बी, ए बी और बी सी जो अलग अलग सेक्शन हो, जिसमें से ए बी सेक्शन को आपने t1 टाइम में ट्रैवल किया है और ए बी सी सेक्शन को t2 टाइम में, एक का डिस्प्लेसमेंट s2 है और एक का s1 है, और v1 v2 है वेलोसिटीज। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। बहुत अच्छा बात। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने कहे तो दो कंडीशन हो सकता था ना, या तो आप v1 और t1 दिया रहता तो v1 t2 v1 t1 v2 t2 बाई t1 प्लस t2 कर लिए होते। कब, जब वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ रहेगा तब, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वैसे ही अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दिया रहता तो क्या करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट दिया रहता तो क्या होता, डिस्प्लेसमेंट तो पहला ही हो गया हमारा, फिर हम क्या करते, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी करते, तो हमको
टाइम मिल जाता। अब इसमें हम कंडीशन क्या लगाए हैं कि अगर t1 t2 t के इक्वल होता, मतलब दोनों सेम टाइम लेते हैं हम लोग, तो t1 t2 इक्वल होता तो ये हट जाता, t कॉमन आके बाहर आता और ये हो जाता मेरा 2t, 2 से t से t कैंसिल, रिजल्ट क्या आता v1 प्लस v2/2। देखो यही है ना, v1 प्लस v2/2। इधर डायरेक्ट याद रखने का है कि अगर दो सेक्शंस दिया हो, एक का लेंथ एक जगह पे आपका क्या कहते हैं वेलोसिटी v1 हो, दूसरी जगह वेलोसिटी v2 हो, अगर टाइम सेम है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा v1 प्लस v2/2। वैसे ही अगर तीन सेक्शन होता तो क्या लिखते v1 प्लस v2 प्लस v3/3 एंड सो ऑन। वही सेम केस अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ हो जाता, डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा इक्वल होता तो फिर क्या करते हैं, S1 और S2 ये भी S होता और मान लो ये भी S होता, तो क्या होता, यहां 2S लिखते, यहां भी S कॉमन आ जाता और रिजल्ट में ये v1 v2 ऊपर आता और v1 प्लस v2 नीचे हो जाता एलसीएम लेने के बाद वो, तो रिजल्ट आता क्या 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये हुआ 2 के लिए, देखो वहां लिखा हुआ भी। अगर मान लो 3 रहता तो क्या होता, यहां पे 3 हो जाता, एलसीएम में एक और होता हमारा v1 v2 v3 और नीचे रिजल्ट आता हमारा एलसीएम लेने के बाद v1 v2 v2 v3 v3 v1। ये इससे ज़्यादा केस नहीं देता है, इससे ज़्यादा केस देने वाला नहीं है। तुम 3 के लिए भी रिजल्ट याद कर सकते हो, 2 के लिए भी याद कर सकते हो, चाहे वो केस टाइम का हो या डिस्प्लेसमेंट का, दोनों आपके पास है, आप उस दोनों को याद कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दो तरह का एक्सेलरेशन अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अपने पास। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और आप जानते हो, आप सब जानते हो क्या कि अगर हमारा a, देखो अगर हमको a दिया है dv/dt और v को हम जानते हैं dr/dt, तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। देखो यहां लिखा हुआ भी है डबल डिफरेंशिएशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का। जल्दी से सब पूरे को समझ गए, नोट करिए, आगे चलते हैं हम।